नमस्कार सभी को। आज अपन देखेंगे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2019 में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे लेके आया हूँ मैं यहाँ पे। तो इस वीडियो में आपको पॉलिटी के, ज्योग्राफी और इकोनॉमी और हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की विधानसभा सीट, यानी किस राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या ज़्यादा है। क्वेश्चन टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है कि भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक। अच्छा ठीक है। आरपीएफ 10 जनवरी 2019 को जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु। तो देखो, पहले तो मैं बता दूं आपको, विधानसभा का प्रावधान कौन से आर्टिकल में, 170 में। और इसमें बता रखा है कि किसी भी स्टेट की विधानसभा की 500 से अधिक ज़्यादा सीटें नहीं हो सकती और मिनिमम है वो 60 से कम नहीं हो सकती। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, सिक्किम, गोवा और मिजोरम, इन तीनों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसलिए सिक्किम की तो 32 है और गोवा की 40 है और मिजोरम की 40 है। ठीक है। और बाकी अन्य जितने भी राज्य हैं उनकी कम से कम यह 60 सीटें हो सकती है। तो सर्वाधिक इसकी सर्वाधिक पूछी है, देखो न्यूनतम वाली तो मैंने यहाँ बता दी, सबसे कम सीटें ये है। और सबसे अधिक पूछे तो आपको ध्यान रखना है, देखो यूपी, ऐसे ध्यान रखना आप। उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा सीटें हैं वह है उत्तर प्रदेश की, फिर है पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल, फिर है महाराष्ट्र, उसके बाद है बिहार, फिर है तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश की कितनी है, 403 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की है वो है 294, इसकी 288, 243 और 234। ठीक है। न्यूनतम ये हो गई। बाकी नागालैंड की 60 है, अरुणाचल प्रदेश की 60 है, त्रिपुरा की 60 है, मेघालय और मणिपुर की 60 है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना। तो इसकी कौन से हो जाएगा, इसका ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अपन। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। विधानमंडल की व्यवस्था, हालांकि थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। विधानमंडल, विधानमंडल में तो विधानसभा, ठीक है, प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल, ये तो आता है किसमें, विधानमंडल में। विधानमंडल बराबर विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर आता है। और इसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में कर रखा है, तो इसका प्रावधान कर रखा है आर्टिकल 168 में। ठीक है, आर्टिकल 168 में। फिर 169 में क्या है कि संसद विधान किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है, समाप्त कर सकती है। और 170 में क्या हो जाएगा, 170 में हो जाएगा विधानसभा का प्रावधान। और 171 में है तो वह है विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया। ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे तो हो जाएगा 170। लेकिन ऐसे आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर 168 भी होता और 169 भी होता और 170 भी होता तो अपन विधानमंडल मानते 168 में। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसका आंसर तो हो जाएगा 170 यहाँ पे, जो लेकिन मैंने आपको यहाँ से अच्छे से बता दिए। क्वेश्चन है, विधानमंडल के बारे में निम्न सूचना सही है। विधानमंडल के बारे में कौन सी सूचना सही है। विधानसभा में अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। ये मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं 500। और न्यूनतम सदस्य अपन देखे थे 60 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कथन भी सही है, ये भी सही है। विधान परिषद में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होंगे। यानी जैसे मान लो आप किसी राज्य की विधानसभा में 200 सीट है तो 1/3 मान लो, इससे अधिक और 40 से कम नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखना। तो 1, 2 और 3 तीनों सही है, ये तीनों कथन सही है। चलो आगे चलते हैं। ये वापस आ गया आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में पूछा हुआ क्वेश्चन कि वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ है। वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ है, त्रावणकोर, कुर्ग, हैदराबाद या मैसूर। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कि वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ है, तो ये हुआ मैसूर क्षेत्र में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
और आपको ध्यान रखना, अब आगे जब भी आपको पढ़ना है तो आपको पॉइंट लिख देना कि मेरे को वाडियार वंश तैयार करना भाई। मैं इस वीडियो में यहाँ नहीं करवा रहा क्योंकि आपका कोई पॉजिटिव, ना तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है ना ही नेगेटिव रेस्पॉन्स आ रहा है, तो इसलिए मैं ना जो मेरा चल रहा है वैसे ही कर रहा हूँ। आपका अगर कोई रेस्पॉन्स आएगा ना कि सर ऐसे कराना है तो मैं वैसा करा दूंगा, और आप बताओगे सही ओनली क्वेश्चंस करवाने तो क्वेश्चंस करवा दूंगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अगर मैं नहीं भी कराऊँ तो अब ये क्वेश्चन आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में आ गया तो देखो कांस्टेबल में भी आ सकता है, ग्रुप डी में भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। आपको वाडियार राजवंश पढ़ लेना है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब घटित हुआ? अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब घटित हुआ? ये सिंह सभा आपको वापस देखनी पड़ेगी ढंग से, और इसीलिए मैं करवा रहा था कि ये सारे के सारे मैं यहीं कंप्लीट करवा दूं आपको, कि आपको माथाफोड़ी नहीं करनी पड़े। तो 1997 में, 1830 में, 1873 में और 1920 में, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1873 में। आगे चलते हैं अपन। वांडीवास का निर्णायक युद्ध किनके बीच लड़ा गया? वांडीवास का निर्णायक युद्ध किनके बीच लड़ा गया? बहुत अच्छे से करा रखा है मैंने ऑफलाइन तो, और अगर मौका मिला और आपका साथ रहा तो आपको भी इतने गजब से कराऊंगा, ये याद भी हो जाएंगी वांडीवास का ये सारे युद्ध। बताना है आपको कि वांडीवास का युद्ध ये किसके बीच, ये बहुत अच्छा है, ये ध्यान रखना। अंग्रेज और फ्रांसीसियों का जितना भी है ये आपको अच्छे से याद रखना है, और वांडीवास का युद्ध कब हुआ ये भी आपको देखना है। चलो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन। निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलुव राजवंश से संबंधित है? SSTA, संगम सालू और तुलु विजयनगर में, ये आपको ध्यान रखने। तो देवराय, कृष्णदेवराय या बुक्का राय या तेनाली राय, ये आपको बताने हैं कि तुलुव राजवंश से संबंधित कौन है। तो तुलुव राजवंश से संबंधित है वह है देवराय। ऑप्शन 3 सॉरी कृष्णदेवराय, ये हो जाएगा कृष्णदेवराय। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। हरियर और बुक्का ने प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? गोलकुंडा, चालुक्य, विदर्भ या विजयनगर। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी? तो हरिहर बुक्का ने करी। और किस शासक के टाइम पे करी थी? तुगलक वंश का शासक था, उसका नाम आप बताओगे मेरे को देख के क्या, बिना देखे बताना। आपको पढ़ लिया होगा तुगलक वंश, तो नहीं पढ़ा होता तो आप मेरे को कमेंट करते तो मैं बता ही देता आपको। तो आपको ये बताना तुगलक वंश का शासक था, उसके टाइम पर ये इसकी स्थापना हुई थी, ये बताना है। तो ये हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। चलो आगे चलते हैं अपन। अमेरिका की खोज किसने की? ये भी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में आया हुआ। 11 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था कि फार्डिनेंड मैगलेन ने या क्रिस्टोफर कोलंबस ने, तस्मान ने या तस्मान, ये तो रहना तस्मान और ही कुछ मान लो। अब देखो ये क्रिस्टोफर आपने पहली बार सुना होगा, बाकी कोलंबस तो काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई हार्ड नहीं है। आपको पता ही है आपके 35 क्वेश्चन तो मैथमेटिक्स के आएंगे, 35 रीजनिंग के आएंगे और 50 जीके के आएंगे। और जीके में अगर आप 30 के आसपास भी स्कोर करते हो सेफ है। रीजनिंग में आपको 35 में से 30 करना पड़ेगा, और मैथ में अगर आपने 25 भी कर लिया तो ये हो जाएंगे 60 और 85। तो 85 तो ये नॉर्मली हो गए हैं आपके। जिसके मैथ कमज़ोर है वो जीके में बढ़ा देगा, मैथ में कम हो जाएंगे। 25 तो मैंने कम बताया, बाकी मैथ वाले तो 30 भी कर लेंगे, या 35 में 35 भी हो सकते हैं। स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तो आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। तो चलते हैं क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी? कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी? देखो तंजौर, बादामी, कांचीपुरम या मदुरै। तो चालुक्यों की राजधानी थी वो थी बादामी। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने, पुलकेशिन ने, अग्निपुत्र ने या राजा राम चोल ने। तो देखो राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी, वो की थी दंती दुर्ग, वो की थी दंती दुर्ग ने। चलो आगे चलते हैं अपन। जिस दर पर बैंकों का कर्ज देता है उसे कहा जाता है? जिस दर पर बैंकों को कर्ज देता है, या कौन देता है बैंकों को कर्ज? आरबीआई तो देती होगी, चलो कोई बात नहीं, देती है। तो वो दर कौन सी? रिवर्स रेपो, रेपो, ओपन मार्केट रेट या बैंक दर? तो देखो सीधी सीधी ध्यान रखना कि
बैंक को कर्ज देगा तो बैंक दर पे ही देगा। तो ऑप्शन है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आरपीएफ में आया हुआ भाई, 6 जनवरी को पूछा था ये शिफ्ट 2 में। चलो आगे चलते हैं अपन। वह ब्याज दर जो आरबीआई लंबी अवधि के ऋणों पर वसूल करता है क्या कहलाती है भाई, बताओ। 12 जनवरी को पूछा हुआ है शिफ्ट नंबर 2 में कि वह ब्याज दर जो आरबीआई लंबी अवधि के ऋणों पर वसूल करता है क्या कहलाती है। पुनर्खरीद दर, बैंक दर, प्रति पुनर्खरीद दर, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो कौन सी दर हो जाएगी, ये भी बैंक दर हो जाएगी। बस बैंक को बैंक के लिए, सॉरी पुनर्दर नहीं, बैंक दर। ऑप्शन है 2। अरे भाई लोगों ये पीडीएफ चाहिए ना, आप मेरे को कमेंट तो करो, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा अपना जो अपना टेलीग्राम है तैयारी तक, आप लोग बोलोगे तो मैं डाल दूंगा। देखो बिना बताए तो मम्मी भी खाना नहीं देती या दूध नहीं पिलाती, तो आप बताओगे मेरे को ऐसे ऐसे चाहिए तो मैं दे दूंगा। देखो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन है छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम कितने रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है, बताना। छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम कितने रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है। ये भी आरपीएफ में एसआई में पूछा हुआ है, 25 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़ या 100 करोड़। तो ये आपको बताना कितने, तो ये हो जाएगा 100 करोड़। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितने रुपए, 100 करोड़ रुपए। चलो और देखो मैं वापस बता देता हूँ आपको, मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव रेस्पॉन्स मांगा था, लेकिन मैं मेरा अनुभव बता दूँ आपको। चाहिए मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, और 10 साल से मैं लगातार 2013 से और इस साल 2023 तक लगातार मैंने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो ये मेरा अनुभव है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। मेरे से पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, बुक से पढ़ो। जैसे ये धुआंधार जलप्रपात पढ़ लिया, अब ये नदियाँ है 4, इन नदियों को चारों को अच्छे से कवर कर दो यहीं पे। बस साथ में टॉपिक तो करो ही करो, रिवीजन में इनको अच्छे से कर दो कि गोदावरी नदी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे यहीं तैयार कर लो। ताप्ती नदी से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं यहीं पे कर दो, चंबल, नर्मदा ऐसे। और जैसे मैं पढ़ाऊंगा ना आपको नदियाँ, तो पूरा बताऊंगा कि यहाँ से ऐसे नदी निकलती है, यहाँ बहती है, इतने किलोमीटर लंबी है, इसकी ये सहायक नदी है, इसकी ये सहायक नदी है। बहुत तगड़े तरीके से आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो ये अपन करेंगे। अभी तो यही चलते हैं। अब आज वीडियो में केवल क्वेश्चंस का बनाऊंगा, आपको बताना जरूर है, ठीक है। तो देखो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, गोदावरी पर, ताप्ती पर, चंबल पर या नर्मदा पे। तो देखो धुआंधार जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है, नर्मदा नदी पे बना हुआ है। चलो आगे चलते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे बनाया गया है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे बनाया हुआ है, झेलम नदी पे, रावी पे, चेनाब पे या सतलुज पे। तो ये आप बताना है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे बनाया हुआ है। तो देखो वही है, पंजाब में सतलुज नदी पे बनाया हुआ है। चलो आगे चलते हैं। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है, राणा प्रताप सागर। देखो हालांकि ये कोई ज़्यादा राजस्थान वाले हैं तो उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये ना अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है। देखो ये राजस्थान है, ठीक है। और ये वाला एरिया है, ये चित्तौड़ वाला एरिया है, ठीक है। ये वाला चित्तौड़ का एरिया है। तो यहाँ मध्य प्रदेश में एक नदी निकलती है, उसका नाम है चंबल नदी, ठीक है। ये होती होती यहाँ पर ये यमुना में मिल जाती है, ठीक है। ये कौन सी नदी है, ये यमुना नदी है, ये चंबल नदी है। और ये यहाँ से निकलती है और यमुना में मिल जाती है। और यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, वो बांध है राणा प्रताप सागर। कौन सा बांध है, राणा प्रताप सागर। और है कहाँ पर ये, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में बना हुआ है। कहाँ पर, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में बना हुआ है। और इस पे ही एक यहाँ बांध बना हुआ है, गांधी सागर बांध। तो देखो चंबल नदी पर बना पहला बांध तो कौन सा हो जाएगा, गांधीनगर। फिर चंबल नदी पर बना हुआ बांध जो राजस्थान में पहला है, राणा प्रताप। ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी राजस्थान वाले को राजस्थान के हिसाब से बता देंगे। तो कहाँ है ये, राजस्थान में। चलो ये भी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में पूछा है, यानी राजस्थान वाला भी पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण कौन से राज्य में शामिल है, यानी महादायी जल विवाद किन किन के बीच है, ये आपको बताना है। तो देखो महादायी है, ये है, आप ऐसे याद रख लो
या MGK याद रख लो, यानी कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अपन। किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? बहुत ही अच्छा है, मैंने बताया अभी पिछले में। किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की? बहुत ही साधारण और आसान क्वेश्चन है, ये तो गलत होने ही नहीं चाहिए। अकबर, बाबर, हुमायूं या दारा शिकोह? तो देखो, अकबर ने मनसबदारी प्रथा लागू की थी, यानी किसी को 6,000 का मनसब दे दिया, किसी को 5,000 का दे दिया, और सबसे ज़्यादा इसने दिया था आमेर के शासक था मान सिंह, उसको मनसब दिया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जितल सिक्कों को प्रचलित किया? बहुत अच्छे हैं, ये अगर मैं आपको सल्तनत पढ़ाता तो आराम से करवा देता ये, है ना। वैसे आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप कर लोगे खुद से ही। चलो आगे चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जितल सिक्कों को प्रचलित किया? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या इल्तुतमिश ने? ठीक है, तो ये बताना आपको। तो कौन था? तो वो था इल्तुतमिश। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रचना तूतीनामा, तूतीनामा रची गई थी किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में तूतीनामा रचित गई थी? तो बाबर, अकबर, औरंगजेब और हुमायूं। तो कौन हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की? तुगलक ने की होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक या महमूद तुगलक? इसका तो कोई लेना देना ही नहीं। आपको ये ध्यान रखना, तुगलक वंश में देखो ऐसे ध्यान रखना, GT, FT और MT। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, ये अंतिम शासक था। ये तुगलक वंश का संस्थापक था। और तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश था? तो ये तीसरा था। खिलजी के बाद में कौन बैठा दिल्ली सल्तनत पर? तुगलक। उसके बाद में सैयद, फिर उसके बाद अंतिम लोधी हो जाएगा, ऐसे ध्यान रखना। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन 2, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना करी। चलो आगे चलते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक मैंने बताया था JK, AK और MK। आपको ध्यान रखना है JK, AK और MK। ठीक है, यानी जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी, वही बात है। ये तो हो जाएगा संस्थापक, ये तो हो जाएगा संस्थापक, प्रथम शासक। ये हो जाएगा अंतिम शासक, ये हो जाएगा अंतिम शासक। और ये अलाउद्दीन खिलजी तो है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बताओ, जलालुद्दीन अलाउ ये है, तो ये हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। तो ये क्वेश्चन हो गए 23, और इनके साथ भी मैंने और भी चीज़ें बताई आपको। तो सारे क्वेश्चन से आप अच्छे से याद करना, रीडिंग करना, और अब यहाँ से पकड़ लेना कि मेरे को खिलजी वंश बहुत अच्छे से करना है। यानी सल्तनत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरी दिल्ली सल्तनत आपको पढ़नी है GK TSL में, बहुत अच्छे से आप पढ़ लोगे। वीडियो अच्छा लगा तो देखो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो विश्वास है आपको वीडियो अच्छा लगा है और पसंद आया है। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए मैं आपको एक वादा करता हूँ कि आपकी कोई भी समस्या हो तो आप तुरंत मेरे को मैसेज कर लेना। मेरे अबाउट में जाकर वहाँ नंबर दिए हुए हैं, मैं आपको जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा अच्छे से। तो आपकी सारी समस्याएं समाधान हो जाएगा। पढ़ना कैसे, किस तरीके से तैयारी करना, अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें, ये सब चीज़ें आप जहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न पैदा हो तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।